गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं उसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। इस टॉपिक के अंदर हम कई सारे कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। उनमें है फर्स्ट नंबर पर है डोमेस्टिक टेरिटरी, सेकंड नंबर है नॉर्मल रेजिडेंट, थर्ड नंबर है फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम क्या होती है, फोर्थ नंबर है फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, फिफ्थ नंबर पे कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स क्या होते हैं उनको हम समझेंगे। सिक्स नंबर पर हम समझेंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन क्या होते हैं। सेवन्थ नंबर पर हम समझेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं। और एट नंबर पर हम समझेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होती है। ये सारे कॉन्सेप्ट हमें आगे के जो चैप्टर है उसमें कवर अप करना होगा, यानी उसमें हमें इनकी ज़रूरत होगी, इसलिए आज हम इनको कवर अप करने वाले हैं, इनको हम सीखने वाले हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट लेते हैं हम, डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या है। देखिए, डोमेस्टिक का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा हिंदी में कि डोमेस्टिक का मतलब होता है कि जो आपका अपना खुद का अंदर का मामला होता है। अब अगर हम इसे रेफर करें कि इकोनॉमिक्स में इसे क्या बोलते हैं, तो डोमेस्टिक टेरिटरी मींस द पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ ए कंट्री, हाउएवर फॉर द पर्पज ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग इटसेल्फ आल्सो इंक्लूड्स। क्या क्या इंक्लूड होंगे ये देखिए। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है कि इसके अंदर क्या होता है, जो पॉलिटिकल फ्रंटियर है यानी कि हमारे देश का जो पॉलिटिकल नक्शा है वो उसके अंदर आने वाली हर एक चीज़ को इसमें इंक्लूड किया गया है। यानी अगर आप इकोनॉमिक के दृष्टि से, जैसे कि यहाँ पे अगर आपने कोई फैक्ट्री डाली हुई है, यहाँ पे कोई फैक्ट्री या यहाँ पे, तो ये सारी फैक्ट्रीज ये मानी जाएगी कि आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी में है। अब यहाँ पे डोमेस्टिक टेरिटरी को इंक्लूसिव डेफिनेशन दिया गया है, यानी ये तो है ही, इसके साथ ही हम और भी इंक्लूड कर रहे हैं, उसको भी आप डोमेस्टिक टेरिटरी ही मानोगे। यानी जो आपका पॉलिटिकल फ्रंटियर है उसके अलावा भी उसके अलावा भी आपको डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या इंक्लूड करना है, चलिए वो देखते हैं। उसमें है पहली चीज़ कि जब भी आपकी फ्लाइट इस तरीके से जा रही हो, यानी वापस से हम इसको देख लेते हैं और समझते हैं कि मान लीजिए कि एयर इंडिया यानी कि जो इंडिया की कंपनी है और जो एयरलाइन चलाती है, वो अगर मान लीजिए कि अपनी एक एयरलाइन चलाती है और वो एयरलाइन जाती है फ्रॉम इंडिया टू यूएसए, ठीक है। तो ऐसे में वहाँ पे कई सारे ऐसे कस्टमर होंगे जो यूएसए के होंगे, जो इंडिया पे आए होंगे पहले, और जैसे ये फ्लाइट जब बैक आएगी तब इंडिया आएंगे, तो वो पैसे वैसे तो यूएसए वालों के हैं, लेकिन उसको भी डोमेस्टिक टेरिटरी का ही एक पार्ट माना जाएगा। और जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तब हम ये मानेंगे कि ये वाली जो इनकम है ये भी हमारे देश की ही इनकम है। अब मान लीजिए कि एयर इंडिया जो है वो एयर इंडिया के अंदर उसका एक ब्रांच है, लेकिन ब्रांच है, कंपनी है, लेकिन वो यहाँ से नहीं चला रही है, भारत से यूएसए नहीं चलाती है, बल्कि वो चलाती है यूएसए टू ब्रिटेन। ये क्या है हमारा यूके, यूनाइटेड किंगडम। अब अगर वो वहाँ पर चला रही है तब भी क्या उसे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा? हाँ, ऑफकोर्स माना जाएगा, क्योंकि वो एयर इंडिया जो है इंडियन कंपनी है, और भले ही वो कहीं पर भी चलाए, चाहे यूएसए टू यूके चलाए, यूएसए टू जापान चलाए, चाइना टू जापान चलाए, अगर वो बाहर भी चला रही है तब भी उसे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। सिमिलरली जब ये भी जो हमने देखा वो एयरक्राफ्ट के रिलेशन में देखा, सिमिलरली हम शिप के रिलेशन यानी कि जो वेसल्स होते हैं जो कि पानी के थ्रू जाते हैं उनको भी हमें इंक्लूड करना है। उसके बाद आता है नेक्स्ट नंबर पे फिशिंग, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटेड बाय ए रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री। अब क्या हुआ, मान लीजिए भारत का कोई निवासी, जैसे लेट्स से कि यहाँ पे गुजरात का अहमदाबाद का कोई निवासी है, और वो अगर इस सी में जाकर के जहाँ तक भारत का एक्सक्लूसिव जोन है वहाँ पे जाकर के अगर वो फिशिंग करता है या फिर ऑयल निकालता है या नेचुरल गैस निकालता है, आपको जान के हैरानी होगी या शायद आपको पता ना हो तो बता दूं कि जो ऑयल है भारत का वो मैक्सिमम इन्हीं समुद्र के जो ये एरिया है यहाँ पे निकलता है, ठीक है। यहाँ पे कई जगह मुंबई के पास में कई जगह यहाँ पे खदानें हैं जहाँ से नेचुरल गैस निकलती है। तो यहाँ से अगर नेचुरल गैस निकाला जा रहा है या यहाँ पे फिशिंग हो रही है या यहाँ पे ऑयलिंग निकाली जा रही है, तो इन सब को माना जाएगा भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट। उसके अलावा तीन चीज़ें उन्होंने और कही कि एम्बेसीज, यानी कि एम्बेसीज क्या होती है, भारत के कहीं और विदेशों में ये ऑफिस होते हैं जहाँ पे अगर भारत के नागरिकों को उस देश में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये उनको सोल्व करते हैं। इसी तरीके से कंसल्ट्स होते हैं और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट होते हैं, जैसे यूएसए का मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अभी अफगानिस्तान में है और अभी वो धीरे धीरे उसको जो है पीछे ले रहा है, क्योंकि वो वहाँ पे शांति व्यवस्था, वो कहते हैं कि वहाँ पे शांति व्यवस्था बनाए रखने, आतंकवाद को खत्म करने के लिए उन्होंने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बनाए हुए हैं अफगानिस्तान के अंदर। तो ये जो चीज़ें हैं, जो एम्बेसीज हुई, कंसल्ट्स हुए या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हुए, अगर इंडिया का भी किसी और कंट्री के अंदर ऐसा है तब भी उसे हम डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट मानेंगे और इनके द्वारा जो इनकम आती है उसको भी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही इंक्लूसिव करेंगे।
नो ये तो बात हो गई कि क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी है। 3 चीज़ें हमने यहाँ पे देखी। सबसे पहली क्या चीज़ थी कि अगर डोमेस्टिक टेरिटरी में अगर कोई बाहर से शिप जा रही है, यानी कि कोई शिप हमारे यहाँ से बाहर जा रही है या बाहर से भी कहीं और वापस आ रही है, तो उसको भी हम डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमने इंक्लूड किया था कि अगर हम जो हमारा एक्सक्लूसिव जोन है समुद्र में, उसमें अगर हम फिशिंग वगैरह करते हैं तो उसको भी हम मानेंगे। और थर्ड नंबर पर अभी हमने देखा एम्बेसीज और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को। नाउ अब उनमें हमें क्या क्या इंक्लूड नहीं करना है, तो इसमें 2 बातें हैं। अब चूंकि जैसे हमारी एम्बेसीज किसी और देश में थी, सिमिलरली उन देश की एम्बेसीज भी हमारे कंट्री में होगी, तो उसे हमें इंक्लूड नहीं करना है। यानी अगर यूएसए की एम्बेसीज इंडिया में है तो उसे भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं मानना है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एम्बेसीज कंसल्ट एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए फॉरेन कंट्री इन आवर कंट्री, उसको हमें डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं मानना है। सेकंड नंबर पे है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे यूएनओ हो गया, यूनाइटेड नेशन, इसके अलावा WHO जो भी हाल ही में काफ़ी सारी न्यूज़ में आ रहा है। तो ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो अगर हमारे देश में या किसी भी देश में अगर वो है तो उसे उस देश का डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसे डोमेस्टिक टेरिटरी से एक्सक्लूड कर दिया जाता है। ना इसमें हम थोड़े इस पर एग्जाम्पल देखते हैं कि आपको पता लगाना है कि ये डोमेस्टिक टेरिटरी है या नहीं है, तो आप बताइएगा। एक इंडियन कंपनी है जो कि लंदन में है, क्या ये डोमेस्टिक टेरिटरी है? तो ऑफकोर्स नहीं, ये डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है। ऑफकोर्स आपको लगेगा कि इंडियन कंपनी है, लेकिन ये डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये लंदन के अंदर है। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस जो ये इंडिया में है। अब माइक्रोसॉफ्ट जो है एक यूएसए की कंपनी है, बाहर की कंपनी है, लेकिन चूंकि उसका ऑफिस इंडिया में है तो यहाँ पे इसको डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा, यानी कि इसको क्या करेंगे हम डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानेंगे। उसके बाद है कंपनी इन इंडिया ओन बाई जापानीज, यानी यहाँ पे क्या हुआ, देखिए 3 तरीके से कंपनी को चलाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आप एक कंपनी बनाते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर के कंपनी बनाते हैं। पहली चीज़ है कि आपका ही ओनरशिप है और आपकी ही उसी कंट्री के अंदर आप उसे चला रहे हो, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि आप उस जगह पे जाकर के ब्रांच ओपन करो, ठीक है। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ आप समझिए कि अगर आपको कोई कंपनी किसी और देश में चलाना है या बिजनेस करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। पहला है कि आप या तो वहीं उस कंट्री में जाइए और वहीं पे एक कंपनी ओपन करके वहीं पे बन जाइए, ठीक है। वहीं पे आपने कंपनी बनाई, वहीं की हर चीज़ हुई। दूसरा है कि आपने वहाँ पे एक ब्रांच ओपन कर लिया, यानी कि कंपनी आपने अपने देश में बनाई और दूसरे देश में जाकर के आप ब्रांच बना रहे हो। और थर्ड नंबर पे है कि कंपनी आपने अपने देश में बनाई और वहाँ पे आप केवल बिजनेस कर रहे हो। बिजनेस करने का मतलब है कि आप वहाँ पे केवल एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हो, इसके अलावा और कुछ नहीं करते हो। आप वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह नहीं करते हो। तो इस तरीके से 3 तरीके से बिजनेस हो सकता है। तो अगर कंपनी जो इंडिया के अंदर है लेकिन वो ओन किया जा रहा है जापानीज के द्वारा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि वो जो ओनर है वो जापानीज है, लेकिन वो इंडिया में ही आए और इंडिया में ही उन्होंने अपना एस्टेब्लिशमेंट खोला, तो ये होता है, इसे भी हम डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानेंगे। उसके बाद है ऑफिस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज इन यूएसए। तो सिमिलरली जैसे जापानीज का यहाँ पे था तो हम उसे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानते थे। अब अगर यूएसए में जाकर के रिलायंस इंडस्ट्रीज जो कि इंडिया की कंपनी है, तो अगर वो वहाँ पर जाकर के ऑफिस खोलती है तो उसे हम डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे इसे हम कट कर देते हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है। उसके बाद है ब्रांच ऑफ फॉरेन कंपनी इन इंडिया। तो ऑफकोर्स आपको दिख रहा होगा कि अगर हम ब्रांच खोलते हैं तो उसे भी हम डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानेंगे। तो ये हो गया हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है। उसके बाद आता है इंडियन एम्बेसी इन जापान। हमने ये देखा ही था कि अगर हमारी कहीं पर भी एम्बेसीज है या जो दूतावास जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, या फिर हमारा जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है या कंसल्ट है, तो हम उसे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट ही मानेंगे। उसके बाद है ब्रांच ऑफ एसबीआई इन चाइना। तो चाइना में है इसलिए हम इसे भी नहीं मानेंगे। उसके बाद है रशियन एम्बेसी इन इंडिया। तो इसे भी हम डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं मानेंगे। और टाटा रेंटेड इट्स बिल्डिंग इन यूएसए। तो टाटा चूँकि इंडिया की है लेकिन बिल्डिंग कहाँ पर है, यूएसए में, तो इसे भी हम डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं मानेंगे। तो आपको आई होप क्लियर हुआ होगा किसे हम डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानेंगे और किसे नहीं। नाउ नेक्स्ट हम समझते हैं नॉर्मल रेजिडेंट, यानी नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है। चलिए समझते हैं कि नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है। नॉर्मल रेजिडेंट को इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, इंक्लूड एंड डज नॉट इंक्लूड। इंक्लूड में इन्होंने क्या कहा है कि हर वो बंदा जो डोमेस्टिक टेरिटरी में लोकेटेड है, यानी वहाँ रह रहा है, उसे हम नॉर्मल रेजिडेंट के अंदर मानेंगे। दूसरी बात आती है कि वो बंदा जो वहाँ पे एक्टिविटीज़ कर रहा है, अर्निंग, स्पेंडिंग या एकोमोडेशन की, यानी या तो वो कमा रहा है या वहाँ खर्च कर रहा है या फिर वहाँ पर सेविंग कर रहा है, उसको बचा रहा है, तो उस चीज़ को भी हम उसे भी नॉर्मल रेजिडेंट मानेंगे, ठीक है। तो ये 2 बातें हो गई, या तो वो यहाँ पे रह रहा है या फिर वो यहाँ पे कमा रहा है, खर्च कर रहा है, इस तरीके से अपने जीवन यापन कर रहा है। तो अगर वो भी ये करता है
तभी उसे हम नॉर्मल रेजिडेंट की डेफिनेशन में मानेंगे। लेकिन हम किसे नहीं मानेंगे? पहला है जो फॉरेन टूरिस्ट है, जो इंडिया में आया है विजिट करने के लिए, या फिर पढ़ने के लिए आया है, या फिर जो है कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए आया है, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आया है, तो हम उसे नहीं मानेंगे एज ए नॉर्मल रेजिडेंट, चाहे वो कितने भी समय के लिए यहाँ रहे। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, वो अगर 2-3 साल के लिए आता है पढ़ने के लिए, तब भी हम उसे नहीं मानेंगे एक एज ए नॉर्मल रेजिडेंट। उसके बाद है फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, यानी कि मैंने आपको कहा था कि फॉरेन की जो कंट्रीज़ के एम्बेसीज है वो इंडिया में ओपन होती है, तो वहाँ से स्टाफ भी आएगा, तो उस स्टाफ को भी हम जो है नॉर्मल रेजिडेंट में नहीं मानेंगे, क्योंकि वो भी यहाँ पे 4-5 साल तक रहते हैं। उसके बाद है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसको भी हम नॉर्मल रेजिडेंट में इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके बाद है अगर उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कोई एम्प्लॉय है तो उसको भी हम नॉर्मल रेजिडेंट में इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके बाद है क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन वेसल, क्योंकि जो फॉरेन वेसल है वो कई बार इंडिया में आते रहते हैं यहाँ पे, और ऐसा नहीं है कि वो आते हैं और तुरंत चले जाते हैं, वो 2-5-7 दिन रहते हैं, 1 महीना रहते हैं, तो अगर वो भी है उसको भी हम नॉर्मल रेजिडेंट में काउंट नहीं करेंगे ना। उसके बाद है पर्सन हु लिव्स नियर बॉर्डर एंड क्रॉस द बॉर्डर ऑन ए रेगुलर बेसिस टू वर्क। जैसे मान लीजिए कि भारत और नेपाल का बॉर्डर है, अब यहाँ से नेपाल से कोई अगर भारत आता है और भारत आकर के काम करता है और शाम को वापस चला जाता है ट्रेन लेकर के, तो उसको भी हम नॉर्मल रेजिडेंट में नहीं मानेंगे, क्योंकि वो नॉर्मल रेजिडेंट कहाँ का है? नेपाल का है, न कि इंडिया का। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया। नो एग्जांपल्स है उनमें आप समझिए कि जैसे इंडियन ऑफिसर है, अगर वो वर्क कर रहा है इंडियन एम्बेसी इन यूएसए, क्या वो नॉर्मल रेजिडेंट है? हाँ, क्योंकि वो इंडिया का पर्सन है जो कि यूएसए गया है। अब अगर मान लीजिए यूएसए का कोई पर्सन इंडिया आता, इंडियन एम्बेसी में इंडिया में आता, यूएसए एम्बेसी में काम करता, तो हम उसे नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानते। अब यूके टेरिस्ट जो कि इंडिया आया वो 2 महीने रहा, तो क्या हम उसे नॉर्मल रेजिडेंट मानेंगे? नहीं। वहीं अगर इंडिया वाला कोई वहाँ जाता तो हम उसे क्या मानते? नॉर्मल रेजिडेंट मानते। उसके बाद है इंडियंस गोइंग टू यूएई फॉर वॉचिंग आईपीएल, तो ये इंडियन है, आईपीएल एक थोड़े समय के लिए वो एम्प्लॉयमेंट वगैरह के लिए नहीं जा रहे हैं, तो हम इसे भी नॉर्मल रेजिडेंट मानेंगे। उसके बाद है इंडियन वर्किंग इन यूएनओ ऑफिस, तो इंडियन है इसलिए हम इसे, तो अब वहाँ पे क्योंकि ये 1 साल से कम काम कर रहे हैं, लेस देन 1 ईयर, तो इसके लिए हम इनको नॉर्मल रेजिडेंट मानेंगे। लेकिन अगर ये 1 साल से ज़्यादा वहाँ पे काम कर रहे होते तो हम इन्हें नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानते। उसके बाद है इंडियन एम्प्लॉय वर्किंग इन WHO लोकेटेड इन इंडिया, तो अब यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है, भले ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, लेकिन वो काम कहाँ है? इंडिया में है, और तो हम इन्हें नॉर्मल रेजिडेंट मानेंगे। उसके बाद है फॉरेन टूरिस्ट विजिट टू इंडिया फॉर ए मंथ, अब फॉरेन टूरिस्ट है जो कि केवल विजिट के लिए आया है, तो हम इसे नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानेंगे। वहीं अगर ये विजिट के लिए नहीं आता बल्कि एम्प्लॉयमेंट के लिए आता, तो हम इसे नॉर्मल रेजिडेंट मानते, अगर ये एम्प्लॉयमेंट 1 साल से ऊपर होता। ठीक है, 1 साल से ऊपर होता ना। उसके बाद है इंडियंस गोज टू फॉरेन फॉर टूरिज्म, इसको भी हम नॉर्मल रेजिडेंट मानेंगे, क्योंकि वो वहाँ पे टूरिज्म पर्पज के लिए जा रहा है। रशियन एम्बेसी, ये दोनों पिछले वाले एग्जाम्पल आ गए, इनको काट देते हैं। नाउ अब समझते हैं नेक्स्ट, व्हाई वी डिटरमाइन डोमेस्टिक टेरिटरी एंड नॉर्मल रेजिडेंट। तो देखिए, डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉर्मल रेजिडेंट का हम क्यों पता लगाते हैं, उसका एक सीधा सा है कि आगे हम देखेंगे हमें 2 चीज़ें की कैलकुलेट करनी होती है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोडक्ट की कैलकुलेशन के लिए हमें डोमेस्टिक टेरिटरी पता होना चाहिए, क्योंकि डोमेस्टिक टेरिटरी में कोई भी आकर के अगर उत्पादन करता है तो वो हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट में काउंट करते हैं। मतलब क्या, जैसे कि मान लीजिए अगर यूएसए का कोई बंदा है, अगर वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आकर के कुछ भी प्रोडक्ट करता है, तो हम ये मानेंगे कि ये इंडिया का डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ा है, यानी कि इंडिया की जीडीपी बढ़ी है। वहीं अगर हम नेशनल प्रोडक्ट की बात करें तो इंडिया के लोग चाहे वो किसी भी इकोनॉमिक टेरिटरी में जाए, वहाँ पे काम करे, तो भी हम मानेंगे कि हमारी नेशनल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज हुआ है। नेशनल प्रोडक्ट से हम निकल के आते हैं नेशनल इनकम, जो कि, और डोमेस्टिक प्रोडक्ट से हम निकाल के आते हैं जीडीपी। ठीक है, तो ये 2 आंकड़े निकालने होते हैं, इसीलिए हम इनको कैलकुलेट करते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। अब हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 5 होते हैं, जिनमें हमने 4 मेनली देखे थे, लैंड, कैपिटल, लेबर एंड एंटरप्रेन्योर। इन चारों को जब पेमेंट किया जाता है, यानी इनकी सर्विसेज के बदले जो पेमेंट किया जाता है, उसे हम बोलते हैं फैक्टर इनकम। अब ये फैक्टर इनकम आपको समझ में आ गया कि जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जो उनकी सर्विसेज के बदले पेमेंट किया जा रहा है, उनको हम बोलते हैं फैक्टर इनकम। लेकिन ट्रांसफर इनकम क्या होता है, जब आपकी 2 सेक्टर इकोनॉमी से 3 सेक्टर इकोनॉमी में चलते हैं, यानी कि जहाँ पे गवर्नमेंट भी आती है, तब गवर्नमेंट कई बार हाउस होल्ड और फर्म्स को कुछ फ्री में बांटती है। जैसे अगर आप देखेंगे तो कईयों को सब्सिडीज़ मिलती है, या फिर कई बार जो है
फ्री में पैसे मिल जाते हैं, ग्रांट मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है जो गवर्नमेंट हाउस होल्ड को देती है या फर्म्स को भी देते हैं। कई बार अगर कोई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज अगर लगाई जाती है बैकवर्ड एरिया में जहाँ पे इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो वहाँ पे भी अगर इंडस्ट्रीज लगाई जाती है तो गवर्नमेंट उनको अलाउंस देती है, कुछ पैसा देती है। तो वो जो फ्री इनकम है विदाउट रेंडिंग एनी प्रोडक्ट और सर्विसेज, यानी कि इन्होंने कुछ किया नहीं है बट उनको फिर भी गवर्नमेंट की तरफ से अगर कुछ मिल रहा है, कुछ बेनिफिट मिलता है, तो वो हम ट्रांसफर इनकम में इंक्लूड करते हैं, यानी कि वो ट्रांसफर इनकम होती है। अब उसके बाद आता है कि फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में क्या डिफरेंस है। तो फैक्टर इनकम इस तरफ यहाँ पे समझते हैं फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम क्या है। इट रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि फैक्टर इनकम क्या हुई, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आती है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से रिसीव होती है। उसके बाद इसमें आता है रेंट, वेजेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। एंड उसके बाद है कि ये जो हम निकालते हैं फैक्टर इनकम, उनको हम डोमेस्टिक और नेशनल इनकम दोनों में इंक्लूड करते हैं। जब हम आगे कैलकुलेट करेंगे तो मैं बताऊंगा, बट वहाँ पे इन दोनों चीज़ों में इंक्लूड किया जाता है। ये अर्निंग कॉन्सेप्ट पे बेसिस होती है, यानी कि यहाँ पे अर्निंग होती है। उसके बाद आता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा रिसीव की जाती है। नाउ ट्रांसफर इनकम क्या होती है। ट्रांसफर इनकम होता है इनकम रिसीव्ड की जाती है विदाउट एनी सर्विसेज की। जैसे आपको स्कॉलरशिप अगर मिल रही है वो हो गया, ओल्ड एज पेंशन हो गया, क्योंकि ये किसी भी आपको जो मिलती है ये आपको किसी भी सर्विस के बदले में नहीं मिलती है। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस हो गया, है ना, कई सारी गवर्नमेंट देती है। इसके अलावा ये आता है कि इसको कहीं पर भी इंक्लूड नहीं किया जाता। जब भी हम नेशनल इनकम निकालते हैं या डोमेस्टिक इनकम निकालते हैं तो हम इसे इंक्लूड नहीं करते हैं। उसके बाद है ये एक रिसिप्ट कॉन्सेप्ट के बेसिस पे होता है, यानी कि रिसिप्टली निकाला जाता है। इट रिसीव्स बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि ये फैक्टर ऑफ ये यहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं, ये बल्कि हाउस होल्ड एंड जो फर्म है उनके द्वारा निकाला जाता है, उनके द्वारा जो है रिसीव किया जाता है। अब आती है बात करंट ट्रांसफर एंड कैपिटल ट्रांसफर क्या होता है। अब हमने यहाँ पे देखा था कि जो हमारा ट्रांसफर था, ठीक है, ट्रांसफर इनकम। तो अब इस ट्रांसफर में कैपिटल ट्रांसफर और करंट ट्रांसफर क्या होता है इसे समझते हैं। करंट ट्रांसफर और कैपिटल ट्रांसफर को अगर मैं एक सिंपल से एग्जांपल के से समझाऊं तो वो ये होता है, मान लीजिए अगर आपको कोई पॉकेट मनी मिलती है अपने मम्मी पापा से, तो उसे हम कहते हैं करंट ट्रांसफर। यहाँ पे आपको कुछ समय के लिए, यानी कि छोटे मोटे कामों के लिए मिल रहा है, तो ये होता है करंट ट्रांसफर। वहीं अगर आपको एक साथ अपने बर्थडे पे कोई गिफ्ट मिल रहा है ना, या फिर एक साथ बहुत सारा पैसा मिलता है, जब आप शादी वगैरह में जाते हो तब आपको 100-200 रुपये एक साथ मिलते हैं, तो ये जो पैसा आपको मिल रहा है वो होता है कैपिटल ट्रांसफर। अब ये थोड़ा इकोनॉमी की दृष्टि से देखते हैं। करंट ट्रांसफर जो है वो आपकी इनकम से मिलता है, यानी कि आपका इनकम का पार्ट बनता है। ये आपको रेगुलरली मिलता है क्योंकि आपको जो पॉकेट मनी है वो भी आपको रेगुलरली मिलती है। उसके बाद आता है मीन फॉर कंजम्पशन पर्पज, यानी कि आपको जो डे टू डे कंजम्पशन है उनके लिए ही मिलता है। उसके बाद आता है एग्जाम्पल जैसे ओल्ड एज पेंशन, क्योंकि ये हर महीने मिलती है। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ये हर महीने मिलता है। इसके अलावा भी जैसे अभी चल रहा है जो किसान सम्मान योजना में जो 6,000 रुपये साल के मिलते हैं, वो भी इसके अंदर ही आते हैं। वहीं अगर हम कैपिटल ट्रांसफ़र की बात करें तो ये जो कैपिटल ट्रांसफ़र है वो किया जाता है वेल्थ से, यानी जैसे आपकी जो पापा है वो अगर आपको बर्थडे पे 10,000 रुपीज़ एज ए गिफ्ट देते हैं, तो ये आपको वेल्थ से मिलता है। तो हो गया कैपिटल ट्रांसफ़र। ये इरेगुलर होता है, ये हमेशा नहीं मिलता है आपको। अगर जैसे उस साल आपने अगर कुछ अच्छा काम किया है तो हो सकता है आपको मिल जाए, वरना नहीं मिले। उसी तरीके से गवर्नमेंट भी, अगर आप कुछ अच्छा काम करते हो, गवर्नमेंट को लगता है कि आपको देना जरूरी है, तो उस साल दे देती है, उस हर साल नहीं मिलता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप देखेंगे तो अभी प्रधानमंत्री हाउसिंग स्कीम चल रही है, तो वहाँ पे लोगों को पैसे मिलते हैं। तो ये जो है ये कैपिटल ट्रांसफ़र है, क्योंकि एक बार मिलता है और फॉर द पर्पज ऑफ ये हाउस बनाने के लिए मिलता है। सिमिलरली इससे पहले भी एक जो स्कीम आई थी जो थी टॉयलेट बनाने के लिए, तो वहाँ पर भी लोगों को 25-25 हज़ार रुपये मिले थे। वो जो पैसे मिलने थे वो एज ए कैपिटल ट्रांसफ़र थे, क्योंकि वो इरेगुलर थे, हर बार नहीं मिलते हैं, एक बार मिलेंगे आपको, और वो भी एक स्पेशल पर्पज़ के लिए। उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट, ग्रांट, इमेज, ये इनके एग्जाम्पल हो गए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग अस। गुड डे, गुड बाय।